भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया एक दूरदर्शी नेतृत्व की प्रेरक गाथा। जब हम आज के डिजिटल भारत को देखते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह क्रांति एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे एक लंबी सोच, सतत प्रयास और तकनीक में गहरी आस्था रखने वाला नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने न केवल डिजिटल इंडिया का सपना देखा बल्कि उसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए पूरे देश की सोच को बदल डाला। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने फरवरी में एक इंटरनेट डे कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की अपनी परिकल्पना देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां किसान खुली मंडियों में अपनी फसल बेच सके, विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सके और हर नागरिक डिजिटल तरीके से भुगतान कर सके। यह सोच सिर्फ एक विचार नहीं थी, यह एक दिशा थी जो देश को 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने वाली थी। प्रधानमंत्री बनने के मात्र 2 महीने बाद 26 जुलाई 2014 को उन्होंने माईगॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। यह पहल दर्शाती है कि वे नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में सीधे जोड़ना चाहते थे। माईगॉव आज केवल एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो फोन, ऐप, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक जीवंत पुल बन चुका है। यह भागीदारी आधारित लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है, जहां नीतियों के निर्माण में आम लोगों की राय ली जाती है। It was an Internet Day event happening in Delhi in February 2014, where he talked about, I envision a digital India, where every farmer can sell his crop, where every student can learn using the internet technology, where every citizen can make payments digitally. So a lot of things he envisaged, and he coined the word, I envision the digital India. And come the government, the BJP government on May 26th, 2014, guess what happened? Within the short 2 months, what do you see? The first thing being launched, something that he had thought about, participative governance, MyGov. 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इसमें 9 स्तंभ रखे गए, जिनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, ई गवर्नेंस, मोबाइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल थे। इस अभियान का लोगो भी प्रधानमंत्री ने स्वयं फाइनल किया। उद्देश्य था कि तकनीक केवल महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स थे और 9 पिलर्स कवरिंग एंटायर, मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब मैन्युफैक्चरिंग सब मिला के वो आज भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका मेन फोकस था कि गामड़ा सुधी, मतलब गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना है सबको, सो दैट इंटरनेट सर्विस जो है वो सबको लास्ट माइल तक मिलना चाहिए। डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं में डिजी लॉकर एक महत्वपूर्ण पहल रही। जब प्रधानमंत्री को इस योजना की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे आम जनता के लिए सरल और समझने योग्य बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है और दस्तावेज भूल जाता है तो ऐसी स्थिति में मोबाइल में डिजिटल लॉकर होने से वह एक क्लिक में सभी दस्तावेज दिखा सकता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि मोदी जी न केवल तकनीकी विचार रखते हैं, बल्कि उन्हें आम भाषा में संप्रेषित करने की अद्वितीय क्षमता भी रखते हैं। जब कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो सब सर्टिफिकेट लेके जाता है, बस्ता लेकर के,
फिर वो इंटरव्यू वाले बोलते हैं कि भाई ये दिखाओ, तो वो अपना दिखाता है और हड़बड़ी में बेचारा दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा देता है या दिखा नहीं पाता है या मिल नहीं पाता है। तो अगर एक प्रकार से डिजिटल लॉकर में सब डॉक्यूमेंट रहेगा तो जैसे पूछेंगे वो मोबाइल दिखा देगा, देखिए साहब ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये तो इस प्रकार से उन्होंने हर कार्यक्रम का 6-7 जो चीज़ें थी उनका एक बहुत अच्छे से आइडिया दिया कि किस तरह से हम लोगों को कन्वे करेंगे। 2016 में नोटबंदी के बाद देश ने डिजिटल भुगतान की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत ने विश्व स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीखते हुए भारत ने 2020 तक सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बनकर दुनिया को चौंका दिया। आज देश में प्रतिदिन 50 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनकी मासिक राशि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए होती है। कि 2016 से, जिसमें डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन उसका बहुत बड़ा रोल है, 16 से जिस तेज़ी से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़े, जिसको कहा जाता है रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस, वो 2020 तक होते होते हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। 16 में हम कहीं नहीं थे और आज स्थिति ये है कि पूरी दुनिया के 40% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस केवल हमारे यहाँ होते हैं। इसका परिणाम क्या है? यदि आज देखें तो लगभग 50 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस रोज के हो रहे हैं और लगभग 20 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहा है। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि देश में 100 डिजिटल मेले 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं। यह सुनकर प्रशासन के भीतर कुछ संकोच था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। परिणाम स्वरूप सभी सरकारी विभाग, बैंक, स्टार्टअप और संस्थाएं एकजुट हुईं और पूरे देश में डिजिटल भुगतान का सशक्त माहौल तैयार किया गया। प्रधानमंत्री का निर्देश था कि 100 दिन में 100 डिजिटल मेले होने चाहिए। फिर 100 दिन में हम लोगों ने 100 डिजिटल मेले किए और उसी से मोमेंटम बन पाया और उसकी वजह से ये साइलोस टूटे। आरबीआई, एनपीसीआई, स्टेट बैंक, सारे बैंक्स मिलके सबने काम किया और सारे स्टार्टअप्स ने काम किया और उसी वजह से आज जो मोमेंटम बना और फास्ट पेमेंट्स का जो मोमेंटम बना कि हर दुकान पे, हर वेजिटेबल वेंडर के पास हो। आज हम देखिए 140 बिलियन फास्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं और दुनिया का 46% फास्ट पेमेंट करते हैं। वो उनका विजन था जिसकी वजह से हम आगे कर पाए। रेलवे जैसे विशाल संगठन में भी डिजिटल इंडिया की सोच को पूरी तरह आत्मसात किया गया। रेलवे की सभी परियोजनाओं की निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाने लगी। टिकटिंग सिस्टम, रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग और खर्च संबंधी आंकड़े, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ई फाइलिंग और रेलवे कर्मचारियों की मानव संसाधन तथा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित की गई। रेलवे में हुआ यह परिवर्तन दिखाता है कि कैसे तकनीक के माध्यम से व्यवस्था को सुगम और प्रभावी बनाया जा सकता है। रेलवे ने मोदी जी के गाइडेंस में, जिस तरह से मोदी जी ने हम लोगों को विजन दिया, 2 डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किए, एक रेल दृष्टि और एक ई दृष्टि। मोदी जी के गाइडेंस में एक हम लोगों ने सिस्टम लॉन्च किया था, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, RTIS। उसमें इसरो के साथ मदद लेके हमने उनका इसरो का सैटेलाइट यूज करके जितनी भी हमारी ट्रेनें चल रही हैं उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल में होती है और उसका डेटा इस रेल दृष्टि पे भी अवेलेबल है, कोई भी आदमी जाके वहाँ पे देख सकता है। जो दूसरा हमारा ई दृष्टि का पोर्टल है, उस ई दृष्टि के पोर्टल में हमारे मैनेजमेंट रिलेटेड डेटा होते हैं। वाईफाई की सुविधा करीब 6000 स्टेशनों पे दी गई है। मोदी जी के गाइडेंस में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रेलवे का काम हो रहा है। गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल सोच का सबसे मजबूत स्तंभ रहा। उन्होंने हर ग्राम पंचायत और गांव में कॉमन सर्विस सेंटर्स और वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जब कोविड-19 का संकट आया, तब यही डिजिटल बुनियाद देश के लिए वरदान साबित हुई। न्यायालयों, विद्यालयों, सरकारी बैठकों और हेल्थ सेवाओं ने वर्चुअल माध्यमों के जरिए कार्य जारी रखा, जिससे देश रुकने की बजाय और आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री जी ने अगर डिजिटल इंडिया को अगर प्रमोट नहीं किया होता तो कोविड में हमें बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि हमारा देश रुका नहीं।
हमारे वहाँ वीसी से काम चला गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वीसी से चलाया, हमारे न्यायालय ने वीसी से काम चला लिया। तो ये डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने की वजह से, प्रमोट करने की वजह से और टाइमली एक्शन लेने की वजह से ये संभव हो पाया। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे नहीं गई। डिजिटल इंडिया की असली ताकत तब सामने आई जब आधार, जनधन और मोबाइल फोन इन तीनों का एक साथ उपयोग हुआ। हर नागरिक की डिजिटल पहचान, बैंक खाता और मोबाइल के जरिए सीधे जुड़ाव ने सरकारी योजनाओं को बिचौलियों से मुक्त कर दिया। लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी और वेतन समय पर मिलने लगे। PFMS जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हर ट्रांजैक्शन को पारदर्शी और तुरंत देखने योग्य बना दिया। This started obviously with the revolutionary use of Aadhaar. My parents were rural bankers, and in 2014 when Jan Dhan program started, it was probably the first time I saw my parents work the hardest. They would come back home at 8:30, 9 o'clock in the night, and I would ask them, Mom and Dad, why are you working so late? What's going on? And they basically had this very heartwarming response where they said, you know, for many years, we have sent so many people back from the bank because the bank policies didn't allow us to service them. And today we have gotten this opportunity where we have opened our gates. मोदी जी की सोच सिर्फ तकनीक के प्रयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भर तकनीकी ढांचे पर जोर दिया। उनका मानना था कि हर मंत्रालय अलग अलग पोर्टल न बनाकर एक साझा और एकीकृत डिजिटल मंच पर काम करे। इसी सोच के तहत MyGov जैसे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया गया और मंत्रालयों को भी उसी में एकीकृत किया गया, जिससे सूचना और संवाद की प्रक्रिया में गति और स्पष्टता आई। The way in our government technology is happening, the embracing the AI, the digitization happening, I don't think no corporate in India can match what Honorable Prime Minister doing for the government. Nobody can match. We are not able to catch up the speed. We are putting a lot of this pressure, but how in the government is doing such a digital technology? डिजिटल इंडिया कोई सरकारी योजना मात्र नहीं रही, यह एक जन आंदोलन बन गया है जिसकी जड़ें गहरी हैं और शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं। यह आंदोलन एक ऐसे नेतृत्व की देन है जिसने तकनीक को केवल एक साधन नहीं बल्कि सशक्तिकरण का हथियार बनाया। नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास जताया कि भारत के लोग तकनीक को न केवल समझ सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं, और आज भारत दुनिया को यही दिखा रहा है।